नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का समसामयिक की घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित एक क्लास जो है वो हो चुका है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जीएस सामान्य अध्ययन है, जो पूर्व परीक्षाएं जितनी हुई है उन्हीं प्रश्न पत्रों पर आधारित जो तथ्यात्मक अध्यावट संकलन करके जो एक किताब तैयार की गई है, इसी की सीरीज चल रही है। और इसी सीरीज में दोस्तों हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें अगले टॉपिक पर आते हैं। इससे संबंधित एक लेक्चर हो चुका है, उस पर संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित पहले लेक्चर में हो गया है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरी क्लास देखिएगा तो आप लोगों को कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर बात करें दोस्तों आज के पहले पॉइंट पे, तो ध्यानपूर्वक देखिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। यानी एक ऐसा पर्यावरण जो मानव गतिविधियों के द्वारा परिवर्तित हो गया है, उस पर्यावरण को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आइए। अगले पॉइंट पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। यानी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी निकाय है, इस पारिस्थितिकी निकाय में आपको पता है किसी भी तंत्र को क्रियाशीलता के लिए या किसी भी तंत्र के एक्टिव होने के लिए या उसकी क्रियाशीलता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है दोस्तों लगातार यानी सतत होना चाहिए। अगर बात करें पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा क्या है? सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या है? सौर ऊर्जा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चींटी, हिरन, लोमड़ी तथा बाघ में अपघटक यानी डीकंपोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में कौन आता है? यानी अगर हम लोग चींटी, हिरण, लोमड़ी और बाघ की बात करें तो इसमें से कौन है जो अपघटक यानी डीकंपोजर और प्राथमिक उपभोक्ता, इस दोनों की श्रेणी में उसको रखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, चींटी क्या है? ये डीकंपोजर यानी अपघटक का काम भी करता है। यानी जब हम लोग किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बात करते हैं दोस्तों, तो जो उत्पादक स्तर पर जो हरे वनस्पति होते हैं उनके आगमन के पहले जो अपघटक होते हैं, डीकंपोजर होते हैं दोस्तों, जो अपघटक होते हैं, ये क्या करते हैं? जीवों को कार्बनिक पदार्थों को या चट्टानों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके क्या करते हैं? ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। कौन? अपघटक। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो चींटी है ये अपघटक का भी काम करती है और प्राथमिक उपभोक्ता का भी काम करती है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चींटी को दिमाग में रखिएगा, दोनों काम करता है किस किस चीज का? अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता। अपघटक क्या होता है? डिकंपोजर। हमने उस पर बात कर चुके हैं। चलिए अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। खाद्य श्रृंखला, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फूड चेन में मानव है। अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें दोस्तों, तो खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या स्थिति है? याद रखिएगा दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में जो मानव है वो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं में आता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा, ऐसे करके दे देगा कि खाद्य श्रृंखला में मानव की स्थिति क्या है। दे देगा ए, पहले वाले में दे देगा कि फर्स्ट पॉइंट करके कह देगा कि प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा दे देगा द्वितीयक उपभोक्ता, और ऑप्शन दे देगा केवल एक सही, बी दे देगा केवल दो सही, सी दे देगा एक और दो सही, और डी दे देगा न तो एक सही न तो दो सही। याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला में जो मानव की स्थिति है दोस्तों वो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा। तो जो खाद्य श्रृंखला है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला, इसको हम लोग दो भागों में देखते हैं। एक होता है अपर्दक खाद्य श्रृंखला, अपर्दक खाद्य श्रृंखला। अपर्दक खाद्य श्रृंखला का मतलब ये दोस्तों ये होता है कि जब पादप समुदायों का आगमन नहीं होता है तो उस पादप समुदाय को आगमन के पूर्व
जो खाद्य श्रृंखला में या जो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का जीवों को ऊर्जा उपलब्ध कराने का काम करता है दोस्तों, कौन करता है? अपघटक काम करता है, अपघटक। ठीक है, तो अपघटक काम करता है। तो ऐसी श्रृंखला जहां पर ऊर्जा उपलब्ध कराने का काम अपघटक करता है दोस्तों, ऐसी खाद्य श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अपवर्धक खाद्य श्रृंखला। ठीक है, और दूसरा आता है दोस्तों ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन यानी चरना। ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, फूड चेन। तो आपको स्पष्ट है पादप उत्पादक के आगमन के पहले यानी हरे वनस्पति के आगमन के पहले अपघटक क्या करते हैं? ऊर्जा उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जहां पर अपघटक ऊर्जा को उपलब्ध कराने का काम करते हैं दोस्तों, तो उसको अपवर्धक खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और जैसे ही पादप समुदाय का आगमन हो जाता है तो क्या करते हैं? अपघटक को रिप्लेस करके वो खुद क्या करते हैं? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा उपलब्ध कराने का काम करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। तो जब खाद्य श्रृंखला में पादप समुदाय ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। जैव रासायनिक ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है तब उस तरह का जो खाद्य श्रृंखला होता है दोस्तों, तब उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेजिंग फूड चेन। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए अगर दोस्तों हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। अगर अगले पॉइंट की बात करें, ये सब जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं सिर्फ आप ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा, और जो थोड़ा मोड़ा आपको डिफरेंसेस में बताते चल रहा हूं उस डिफरेंस को, उस अंतर को समझिएगा, तो आपके एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप गलत नहीं करेंगे। चलिए अगले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादकता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादकता होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइटोप्लैंक्टन्स। इसको याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों? समुद्री वातावरण में मुख्य जो प्राथमिक उत्पादकता का जो काम करता है दोस्तों, वो कौन करता है? फाइटोप्लैंक्टन्स। चलिए अगर हम लोग दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में जो उत्पादक घटक होता है दोस्तों, क्या होता है? हरा पौधा होता है। हरा पौधा ये क्या करता है? ये दोस्तों क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, अभी मैंने बात किया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है दोस्तों? सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, सूर्य के प्रेजेंस में यानी सौर ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलता है। यानी क्या करता है? ये सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। यानी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक में जो उत्पादक होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हरे पौधा। वो हरा पौधा जो है उस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कैसे उपलब्ध कराता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? उस सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या करता है? ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इस चीज को याद रखिएगा। दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक चीज के समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादकता कौन होता है? तो दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर आपसे पूछ दे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन होता है, तो याद रखिएगा हरा पौधा या हरे पौधे। चलिए अगर दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पर आए, तो अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। हम बात कर चुके हैं किसके द्वारा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पौधे हरे रंग के लवक, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, की सहायता से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि जो हरे पौधे होते हैं वो किसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको संपन्न करते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों हरे रंग के जो लवक होते हैं जिनको क्लोरोफिल के नाम से जानता है, उनकी सहायता से करते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट जो है आप सिर्फ एग्जाम में रखिएगा।
इसके बाद अगर आपको इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो बातें अगर आपको और डिटेल में पढ़नी होगी तो आप बहुत ही आसानी से इससे संबंधित जो किताब हमने अभी डिस्कस किया था उसको आसानी से मार्केट से आप ले सकते हैं। बहुत ही कम दामों में परचेज है और काफी डिटेल में सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको लेकर के हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों को आप फैक्चुअली जो बातें हैं आपको समझा दिया जाए और कुछ उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जो भी फैक्चुअल चीजें हैं उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। आपको क्या नाम है एग्जाम में बहुत ही क्या नाम है हेल्पफुल होगा। चलिए अगर अगले पॉइंट पर आए दोस्तों, अगले पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह क्या है। यानी जो जीव भार है यानी बायोमास का जो पिरामिड है दोस्तों वो किसमें क्या होता है, उल्टा होता है। तो याद रखिएगा तालाब अथवा जो समुद्री यानी जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होता है दोस्तों कैसा होता है, वो उल्टा होता है। याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं पिरामिड की तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का दोस्तों जो चित्रीय प्रदर्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र का चित्रीय प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र का चित्रीय प्रदर्शन की बात करें दोस्तों तो इसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड इसको यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो चित्रीय प्रदर्शन है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड। इसको सबसे पहले दे दिया जाता है एलिटन, ALITION। एलिटन ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का जो चित्रीय प्रदर्शन को प्रदर्शित किया था और उसका नाम दिया था पारिस्थितिकीय पिरामिड। और इन्होंने कहा ये 3 तरह की बातें इन्होंने कहा इसमें, या 3 तरह के पिरामिड का या 3 तरह के पारिस्थितिकी तंत्र का जो चित्रीय प्रदर्शन किया वो 3 चीजों को लेकर के किया। एक जो उन्होंने चित्रीय प्रदर्शन करके पिरामिड को बताया उन्होंने नाम दिया ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। दूसरा बताया उन्होंने संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड। और तीसरा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जय भार पिरामिड, जय भार पिरामिड। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा जो ऊर्जा पिरामिड होता है दोस्तों, इस ऊर्जा पिरामिड का जो चित्रीय प्रदर्शन होता है इसका हमेशा जो ऊर्जा पिरामिड बनता है दोस्तों कैसा बनता है, इसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में चाहे जहां पर भी हम लोग बात करें जो ऊर्जा पिरामिड होता है याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों संख्या पिरामिड की, तो जो संख्या पिरामिड बनता है यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो चित्रीय प्रदर्शन हम लोग संख्या को आधार बनाकर करते हैं तो इससे संबंधित जो बातें अगर हम बात करें तो ये पिरामिड नुमा नहीं होता या इसका पिरामिड नहीं बनता है, पिरामिड नहीं बनता है। ठीक है, यानी इसका जो शेप होता है जो आकृति बनती है वो पिरामिड नहीं होती है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों जय भार पिरामिड की तो जय भार पिरामिड में हमने बात किया कि जय भार जो पिरामिड होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र में किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जय भार का जो पिरामिड होता है दोस्तों क्या होता है, उल्टा होता है। यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जय भार का जो पिरामिड होता है दोस्तों वो क्या होता है, उल्टा होता है। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जय भार पिरामिड कैसा होता है दोस्तों, सीधा होता है। इस चीज को भी दिमाग में आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो आपसे संबंधित यानी पारिस्थितिकी तंत्र के चित्रीय प्रदर्शन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगर दोस्तों अगले पॉइंट पर हम लोग बात करें तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों इस घटना को हम लोग
बायोमैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैविक आवर्धन। एक चीज को दिमाग में ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इस चीज को, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उतनी ऊर्जा उनको क्या ना है अपने निचले वाले स्तर से नहीं मिल पाती है। तो उनकी क्रियाशीलता अधिक होने की वजह से उनको जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, वो अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थों के सेवन करने के दौरान क्या होता है दोस्तों, जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें प्रदूषक के प्रवेश कर जाने की क्या होती है, जो स्थिति होती है वो या संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जब कभी भी खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का जो प्रवेश है, अगर वो उसकी संभावना बढ़ जाती है या प्रदूषकों का आहार श्रृंखला में सांद्रता बढ़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों नाम देते हैं जैविक आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बायो मैग्निफिकेशन। बस इतना दिमाग में इतना रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि जैविक आवर्धन से क्या तात्पर्य है, बस इतना रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में या आहार श्रृंखला में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। क्या दोस्तों? प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि का तात्पर्य है जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन से। चलिए अगर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें, डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं। अभी हाल ही में पीसीएस के एग्जाम में डीडीटी के बारे में पूछा था। मुझे लगता है कि अगर जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके या सॉल्व करके नहीं गया होगा, उसको इसको लेकर के इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको गलत करके आएगा। डीडीटी की दोस्तों बात करें, डीडीटी होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफ्रेनिल ट्राइक्लोरोइथेन क्लोरोइथेन। यानी डीडीटी जैसे प्रदूषक क्या होते हैं दोस्तों? तो डीडीटी जैसे प्रदूषक क्या होते हैं, ये जैव अनिम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अनिम्नीकरण। इतना महत्वपूर्ण एग्जाम रखिएगा। एक तो डीडीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा और दूसरा याद रखिएगा ये क्या होते हैं, जैव अनिम्नीकरण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जैव अनिम्नीकरण। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण क्या घोषित कर दिया गया दोस्तों? पर्यावरण शत्रु। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण शत्रु। यानी जो यूकेलिप्टस पौधा है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो जल जहां पर भी उसका रोपण किया जाता है, जहां पर भी यूकेलिप्टस को लगाया जाता है दोस्तों, तो वहां पर जो भी भौमिक जल होते हैं उस सारे जल को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के जो और जमीन होते हैं वहां की मृदा में जो नमी होती है वो कम हो जाती है, यानी उसमें शुष्कता बढ़ जाती है। तो हमारे कृषि के दृष्टिकोण से वो क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रह जाता है। इसी वजह से हम लोग यूकेलिप्टस को हम लोग क्या बोलते हैं, अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण इसको हम लोग नाम देते हैं पर्यावरण शत्रु। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि पर्यावरण शत्रु को हम लोग पर्यावरण शत्रु के नाम से हम लोग किसको जानते हैं दोस्तों? यूकेलिप्टस को जानते हैं। जो यूकेलिप्टस पौधा है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में काफी ज्यादा पाया जाता है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहां पर हमको इसकी उपस्थिति काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो पूछ दे अगर आपसे कि यूकेलिप्टस पौधा जिसको हम लोग पर्यावरण शत्रु के नाम से जानते हैं, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो किस महाद्वीप में दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। स्थिर जल के आवास यानी लैंटिक आवास। याद रखिएगा, पहले तो इसका मतलब रखिएगा कि लैंटिक आवास का क्या मतलब होता है दोस्तों? लैंटिक आवास का मतलब होता है स्थिर जल का आवास। आपके एग्जाम में यही पूछ देगा सीधा सीधा, लैंटिक आवास संबंधित है, नाम दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ट्रिक जहां पर भी होगा आपके सामने स्थिर जल का आवास, वहां पे आप ट्रिक करके चले आइएगा। यानी स्थिर जल का आवास जो लैंटिक आवास है इसके अंतर्गत आते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, लैंटिक आवास यानी स्थिर जल का आवास। जहां पर भी आपको लगे कि इसका जल स्थिर है, यानी इसके जल में कोई बहाव हमको देखने को नहीं मिलता है, उसको हम लोग लैंटिक आवास के श्रेणी में रखते हैं, उसके अंतर्गत रखते हैं। तो आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जो जलाशय, ये सब जो होते हैं लैंटिक जो आवास के क्या है, उदाहरण है। आपने देखा आर्द्रभूमि, यहां पर भी जो भी जल वगैरह होता है वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तालाब के जो जल होते हैं दोस्तों वो भी स्थिर होते हैं। जो झील के जल होते हैं वो भी स्थिर होते हैं। जो जलाशय वगैरह बनाए जाते हैं उसके जो जल होते हैं वो भी स्थिर होते हैं। ठीक है, यानी लैंटिक आवास का तात्पर्य है ऐसे आवास से जहां पर जो जल उपस्थित होता है वो कैसा होता है, वो स्थिर जल होता है। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं।
बहते जल का आवास, जिसको हम लोग बोलते हैं लोटिक आवास। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोटिक आवास। लोटिक आवास का तात्पर्य है बहता हुआ जल, बहता हुआ जल। तो क्या उदाहरण है? नदी। नदी क्या है? नदी में जो भी पानी है आपको स्थिर देखने को तो नहीं मिलेगा, वो हमेशा क्या करता रहता है? बहता रहती है नदी का पानी। इसीलिए इसको हम लोग किसके कैटेगरी में रखते हैं? लोटिक आवास के। ठीक है, तो लोटिक आवास का तात्पर्य है बहता हुआ जल का आवास, और लैंटिक आवास का तात्पर्य है दोस्तों स्थिर जल का आवास। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। तो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? अगर दो भिन्न समुदाय है दोस्तों, मान लीजिए एक समुदाय ए है और एक दूसरा समुदाय अगर बी है दोस्तों, तो इनके बीच में जो ये संक्रमित क्षेत्र आपको देखने को मिलता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। इसको हम लोग नाम देते हैं इकोटोन। तो याद रखिएगा कि दो भिन्न समुदायों के बीच में जो संक्रमित क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इकोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भू जैव रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? भू जैव रासायनिक चक्र। ठीक है, यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, उस पारिस्थितिकी तंत्र में स्थल मंडल, जल मंडल, जैविक समुदाय और क्या नाम है, वायुमंडल, इनके बीच में जो कार्बनिक पदार्थों का जो चक्रीय प्रवाह होता है, इनके बीच में जो कार्बनिक पदार्थों का जो चक्रीय प्रवाह होता है दोस्तों, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? भू जैव रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं? भू जैव रासायनिक चक्र। इस चीज को एकदम दिमाग में रखिएगा। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में जो शब्द है इसके, उस शब्द का अर्थ जो है आपके दिमाग में हूबहू एकदम बैठ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको उस शब्द से आपको परेशान करने का बहुत प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी शब्दावली का हमने बात किया भूज, जैसे अभी बात किया क्या नाम है, जैव भू रासायनिक चक्र में हमने बात किया इकोटोन के बारे में दोस्तों, हमने बात किया लैंटिक आवास के बारे में, हमने बात किया लोटिक आवास के बारे में, कल हम लोगों ने ग्रीन आवास के बारे में बात किया। ये जो भी महत्वपूर्ण आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी में जो शब्दावलियां देखने को मिल रहा है, इस शब्दावलियों के अर्थ को जो भी मैंने बताते हुए चल रहा हूं आपको, उसको दिमाग में रखिएगा, या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको जब भी मौका मिले आप उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो आपके एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न आ जाएगा, आपसे गलती हो ही नहीं सकता। ठीक है, एकदम नगण्य मात्रा में गलती होने की संभावना होगी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मिनिमम रिसोर्सेस होने चाहिए और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना चाहिए। अगर मुझसे पूछे कि आपको क्या लगता है कि सक्सेस के बारे में, तो मैं सक्सेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मानता हूं दोस्तों, उसको मैं मानता हूं रिवीजन। आप जितनी बार चीजों को पढ़ करके रिवाइज कर रहे हैं, जितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, वो आपकी सफलता और आप और आपके सफलता के बीच में जो गैप है उसको भरने का काम उतना तेजी से करता है। तो याद रखिएगा, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स को रखिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है जिस आंदोलन का नारा है। अगर बात करें दोस्तों पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, ये क्या है? एक नारा है। ये नारा किसका है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नारा है चिपको आंदोलन का। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है पर्यावरण से संबंधित। जो चिपको आंदोलन है, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात दिमाग में रखने की जरूरत है, याद रखिएगा चिपको आंदोलन संबंधित किससे है? ये पर्यावरण से संबंधित है। सबसे पहले तो इसी चीज को दिमाग में रखिए। दूसरी चीज, जो चिपको आंदोलन हुआ था, उस चिपको आंदोलन का नारा क्या था? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। दोस्तों याद रखिएगा, जो चिपको आंदोलन हुआ था वो 1973 में 1973 ईस्वी में चमोली जिला में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? चमोली जिला में हुआ था। ये कहां पर है दोस्तों वर्तमान समय में? ये आपको वर्तमान समय में उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ये आंदोलन 1973 में हुआ था, तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों क्या थे? एक ही राज थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो जाता है। तो वर्तमान समय में जो हमको चमोली जो जिला देखने को मिलता है दोस्तों, वो कहां देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा, जो चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, वो उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। ठीक है, जो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। इससे संबंधित 2-3 बातें और एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है आप रखिएगा, ताकि इससे संबंधित अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो गलत न हो। अगर इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा और बात करें तो याद रखिएगा, एक आप नाम लोग सुने होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा। और एक महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती गौरी देवी।
गौरी देवी। इस आंदोलन यानी चिपको आंदोलन से जो महत्वपूर्ण अगर हम लोग दो पर्सनालिटी की बात करें तो एक नाम रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा जी का और दूसरा नाम याद रखिएगा श्रीमती गौरी देवी का। ठीक है, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी अभी हाल ही में न्यूज थे, कोविड-19 के कारण दोस्तों 2021 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, तो इस वजह से जो है चिपको आंदोलन आने वाले एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो गौरी देवी है दोस्तों, ये भी इसी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, इनको इस आंदोलन का जननी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि चिपको आंदोलन का जननी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा श्रीमती जो गौरी देवी हैं, इनको हम लोग चिपको आंदोलन का क्या बोलते हैं, जननी बोलते हैं। चलिए, अगर इसी आंदोलन में एक और बात करें दोस्तों कि याद रखिएगा कि 1987 में 1987 ईस्वी में सम्यक जीविका पुरस्कार, सम्यक जीविका पुरस्कार 1987 में 1987 में चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार दिया गया था। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग दोस्तों अगले पॉइंट पे। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, उसको रोकने के लिए दोस्तों आंदोलन चला था। नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, जो कहां पर है, गुजरात में है। किस नदी पर दोस्तों, नर्मदा नदी पे। इसी बांध को लेकर के दोस्तों क्या हुआ, इस बांध को लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस बांध की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा था और साथ साथ इस बांध के बनने की वजह से जो वहां पर रहने वाले लोग थे उनके विस्थापन को लेकर के, यानी जब बांध बनेगा तो स्वाभाविक बात है उस एरिया में रहने वाले लोगों को वहां से विस्थापित किया जाएगा। और उसके बाद जब बांध बनता है, कहीं पर भी बांध बनता है तो पर्यावरण का नुकसान होता है। तो यानी इस बांध के बनने की वजह से जो पर्यावरण को क्षति हो रहा था और उसके साथ साथ जो लोगों का विस्थापन हो रहा था, इसी दो महत्वपूर्ण बातों को केंद्र में रख करके नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। 1980 से शुरू किया गया था, वर्तमान समय में भी हमको देखने को मिलता है। इस नर्मदा बचाओ आंदोलन में दोस्तों एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, उनका नाम रखिएगा मेधा पाटकर, मेधा पाटकर। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि मेधा पाटकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी, तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, चलिए, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन सबसे पहले यही याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन चला था उसका नाम है एपिको आंदोलन। ये एपिको आंदोलन दोस्तों 1983 में यानी 1983 ईस्वी में कर्नाटक में चलाया गया था। कहां पर, कर्नाटक में। तो आप राज्य का नाम याद रखिएगा, कहां पर चलाया गया था एपिको आंदोलन, कर्नाटक में। और कब चलाया गया था, 1983 में। और इससे संबंधित जो मुख्य भूमिका में थी, ठीक है, या इनसे संबंधित जो मुख्य पर्सनालिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो उनका नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि लक्ष्मी नरसिम्हा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो याद रखिएगा एपिको आंदोलन, जो कब हुआ था, 1983 ईस्वी में। और कहां हुआ था, कर्नाटक राज्य में। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले के द्वारा। ठीक है, कौन किए थे, एजी टांसले। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। सूक्ष्मजीवी जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमने बात किया, उनको बोलते हैं वियोजक या अपघटक। क्या बोलते हैं, वियोजक या अपघटक, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। झील, घास स्थल, मैंग्रोव और महासागर पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में इसको अरेंज करना है। यानी झील, घास स्थल, मैंग्रोव और जो महासागरीय पारितंत्र है, इसमें किसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम इनको अरेंज करना है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक उत्पादकता है मैंग्रोव की, फिर उसके बाद है घास मरुस्थल की, उसके बाद झील की है, तब किसकी है, महासागर की है। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में अगर उत्पादकता की बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा हमको उत्पादकता देखने को मिलती है मैंग्रोव की, फिर घास स्थल की, फिर उसके बाद झील की, उसके बाद महासागर की। चलिए
अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो हमने बात किया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का जो क्रमबद्ध स्तरों का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं दोस्तों? खाद्य श्रृंखला। इसी खाद्य श्रृंखला का जो जटिल रूप होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल यानी फूड वेब, ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। फूड वेब इसी का जटिल रूप है, ठीक है। किसी भी खाद्य श्रृंखला की जटिलता जितना ज्यादा होती है दोस्तों, उसकी क्रियाशीलता उतना ज्यादा होती है, उसकी उत्पादकता भी उतना ज्यादा होती है, ठीक है। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकता है। ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, वो ये कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ दे, ये जो बातें हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है, ये थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। किसका है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था? अर्नीज नेस ने। ये सब याद रखिएगा। मैंने अभी बात किया पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे टांसले जी ने। मैंने बात किया था पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कल मैंने बात किया था रेटर ने किया था। मैंने बात किया था अर्नेस्ट हैकल ने जो है सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र को जो है ओक्योलॉजी के रूप में परिभाषित किया था, जो एक ग्रीस शब्द है। उसके बाद हम आज बात करें दोस्तों कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, अर्नीज नेस ने किया था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का समर्थन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी पारिस्थितिकी संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, बेनेट के द्वारा किया गया था। तो ये जितने भी आपको देख रहे हैं कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, उसको एक जगह लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एग्जाम के पहले इसको पढ़ कर जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसी चीजों को तैयार करने का तरीका एक ही कि आप एक जगह उसको कंपाइल करके रख लीजिए और बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो याद रखिएगा, जो पारिस्थितिकी संक्रमण है इस अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बेनेट के द्वारा प्रयोग किया था। इसका मतलब होता है मानव और जो भौतिक पर्यावरण है, मानव और भौतिक पर्यावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन। मानव और भौतिक पर्यावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी संक्रमण कहलाता है। और इसका सर्वप्रथम इस अवधारणा को किसने दिया था? तो बेनेट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पारिस्थितिकी निश्चय। पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना दोस्तों सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनेल, जोसेफ ग्रीनेल। जोसेफ ग्रीनेल, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो पारिस्थितिकी निश्चय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की क्या इकाई है? ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं पहले कि पारिस्थितिकी पदछाप का तात्पर्य क्या है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम भूमि होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकीय पदछाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। यानी एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जितना कम से कम या जितना न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है उसको हम लोग पारिस्थितिकीय पदछाप बोलते हैं। इसी पारिस्थितिकीय पदछाप को दोस्तों मापने की जो इकाई है क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। अगर आपसे पूछ दे पारिस्थितिकीय पदछाप का तात्पर्य क्या है तो इसको दिमाग में रखिएगा, और दूसरा पूछ दे कि इसके मापने की इकाई क्या है तो याद रखिएगा भूमंडलीय हेक्टेयर। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। कार्बन के सामाजिक मूल। कार्बन के सामाजिक मूल पद से क्या आशय है? प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाला जो दीर्घकालीन क्षति है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन का सामाजिक मूल्य। तो कार्बन के सामाजिक मूल्य का क्या तात्पर्य है कि प्रदत्त वर्ष में
प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन में जो 1 टन CO2 के उत्सर्जन से जो दीर्घकालिक हमको क्षति देखने को मिलती है, या उसको दीर्घकालिक जो क्षति होती है उसको हम लोग परिभाषित करते हैं कार्बन के सामाजिक मूल्य से। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा कि कार्बन के सामाजिक मूल्य का क्या तात्पर्य है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको मिल ही जाएगा हर साल किसी न किसी एग्जाम में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1972 ईस्वी में। जो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब आया था? 1973 ईस्वी में। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हाथी आया था दोस्तों 1992 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और जैव विविधता से संबंधित जो अधिनियम आया था दोस्तों 2002 में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, आपको ये एकदम दिमाग में रखें, या तो आपको मैचिंग करने के लिए दे देगा या तो आप सीधे एग्जाम में पूछ लेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब संबंधित है, 1972, 1973, 1974 और 1975, ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा। या तो आपको ये चारों दे देगा और एक तरफ जो है आपको यहाँ पर ए लिख देगा, यहाँ पर बी लिख देगा, अब कह देगा इसको मैच करिए। ठीक है, 1 2 3 करके इधर 1 2 मैच करने के लिए दे देगा, आप इसको मैच करिए। तो याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम दोस्तों 2002 में आया था। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों यानी मान्यता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दिसंबर 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2006 में लागू किया गया था। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, हमने बात कर लिया, कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। चलिए किसी जल निकाय में जो घनत्व लवणता होती है दोस्तों क्या दर्शाती है? तो किसी भी जल निकाय में जो घनत्व प्रवणता होती है, सॉरी, किसी भी जल निकाय में घनत्व जो प्रवणता होती है दोस्तों उस क्या दर्शाता है? पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन का तात्पर्य क्या है? किसी भी जल निकाय में घनत्व प्रवणता, किसी भी जल निकाय में घनत्व प्रवणता क्या कहलाता है दोस्तों? पिक्नोक्लाइन। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता ये क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? हैलोक्लाइन। शब्दों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पिक्लोक्लाइन मतलब किसी भी जल निकाय में घनत्व प्रवणता, हैलोक्लाइन का तात्पर्य दोस्तों किसी भी जल निकाय में लवणता प्रवणता। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन क्या दर्शाता है दोस्तों? थर्मोक्लाइन। यानी आप किसी भी जल निकाय में जैसे जैसे आप गहराई में चले जाते हैं, सतह से जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं, जो तापमान में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है दोस्तों, उसको एक शब्द हम लोग परिभाषित करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोक्लाइन। याद रखिएगा, पिक्नोक्लाइन, हैलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन तीनों क्या क्या है, इसको दिमाग में रखिएगा। पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता, हैलोक्लाइन जल निकाय में लवणता प्रवणता, और थर्मोक्लाइन का तात्पर्य दोस्तों किसी भी जल निकाय में गहराई में जाते समय जो तापमान में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, जिसको दोस्तों हम लोग अपवेलिंग बोलते हैं। अपवेलिंग का तात्पर्य मान लीजिए दोस्तों ये समुद्र है, पूरा पानी भरा पड़ा है, इस पानी का ऊपर आना। अपवेलिंग मतलब पानी का ऊपर आना। ठीक है, क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यह समुद्री उत्पादकता बढ़ाता है। क्यों, कैसे बढ़ाता है? जब किसी भी समुद्र में या जब किसी भी पारितंत्र के संदर्भ में बात करें तो जो अपवेलिंग की जो घटना होती है, उस अपवेलिंग के दौरान जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? सतह पर आ जाते हैं। जब पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो समुद्री उत्पादकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? समुद्री उत्पादकता बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग का तात्पर्य मतलब अगर अपवेलिंग शब्द आ जाए संबंधित किसी है तो पोषक तत्वों का सतह पर आना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो समुद्री उत्पादकता होती है क्या दोस्तों होती है? बढ़ जाती है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र होते हैं दोस्तों उसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम के तहत क्या किया गया है? घोषित किया गया है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण दोस्तों कहलाता है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। क्या कहलाता है दोस्तों? पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे।
जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो जब भी जैविक यानी बायोटिक सक्सेशन होता है, जैविक अनुक्रमण होता है, तो सबसे पहले नग्नीकरण होता है दोस्तों, न्यूडेशन, फिर उसके बाद दोस्तों होता है प्रवास, उसके बाद होता है दोस्तों स्थापना, फिर उसके बाद होता है दोस्तों प्रतिक्रिया, और उसके बाद होता है दोस्तों स्थिरीकरण। ये क्रम याद रखिएगा। जब क्या नाम है बायोटिक सक्सेशन की बात करते हैं, जीवी अनुक्रमण की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या होता है? सबसे पहले नग्नीकरण, फिर उसके बाद प्रवास, फिर उसके बाद स्थापना होता है, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद आपको स्थिरीकरण लास्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। वर्ष 1916 ईस्वी में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण यानी सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी थी। तो सबसे पहले किसने किया था? F.E. जो क्लीमेंट थे, इन्होंने सबसे पहले पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करके अनुक्रमण को क्या किया? सबसे पहले परिभाषित करने का प्रयास किया था। कौन? F.E. क्लीमेंट ने। चलिए अगले पॉइंट पर आइए दोस्तों। मोनोक्लाइमेक्स जिसको कहते हैं एकल चरम, ठीक है, सिद्धांत, ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? F.E. क्लीमेंट ने ही इसको परिभाषित किया था। याद रखिएगा, जो मोनोक्लाइमेक्स का जो सिद्धांत है दोस्तों, उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा F.E. क्लीमेंटन। कौन? F.E. क्लीमेंटन। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह के द्वारा विस्थापित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रमण। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुक्रमण बोलते हैं। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे पूछे अनुक्रमण का क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा कि वह प्राकृतिक विधि होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है? एक निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह क्या करता है? दूसरे विशेष समूह को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। चलिए पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ट्रैफिक, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ये फुल फॉर्म दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक मिशन है दोस्तों, यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो, प्रकृति के संरक्षण से। अब पहले दिमाग में तो यही रखिएगा, जो ट्रैफिक मिशन है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? वन पादपों और जंतुओं के व्यापार, उनका जो व्यापार होता है उससे संबंधित है। क्या? ट्रैफिक मिशन। ये प्रकृति के संरक्षण से संबंधित है। ट्रैफिक का फुल फॉर्म आप दिमाग में रखिएगा। इस ट्रैफिक की दोस्तों अगर बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर ट्रैफिक का कहां दोस्तों हमको देखने को मिलता है? कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में कहां पर है दोस्तों? ये इंग्लैंड में है। ठीक है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, सबसे बात कि ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। दूसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि ये जो मिशन संबंधित किससे है? तो वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से जो खतरा होता है उससे संबंधित है। यानी अगर ये ना देकर के अगर ये दे दे प्रकृति के संरक्षण से संबंधित, तो ये भी सही होगा। दूसरी चीज अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रैफिक को लेकर के, इसका हेडक्वार्टर कहां है? कैम्ब्रिज यानी इंग्लैंड में देखने को मिलता है। ये जो ट्रैफिक की स्थापना 1976 में हुई थी दोस्तों, ये दो संगठन है, उनका रणनीतिक संगठन है। एक है WWF और दूसरा होता है दोस्तों IUCN। WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों WWF की 1961 ईस्वी में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। दूसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। ग्लैंड में जो दोस्तों कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। और IUCN दोस्तों जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। WWF और IUCN दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड में यानी स्विट्जरलैंड में है। और WWF की स्थापना 1961 में हुई थी और IUCN की स्थापना दोस्तों हुई थी 1948 ईस्वी में। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी भी पर्यावरण में जितनी भी प्रजातियां होती हैं उन सभी विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है दोस्तों, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैव विविधता। यानी किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जितना ज्यादा होती है उसकी जैव विविधता उतना ही ज्यादा होती है, उसकी क्रियाशीलता उतना ज्यादा होती है दोस्तों, और उस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता भी उतना ज्यादा होती है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जितना ज्यादा होता है, हमको क्रियाशीलता और उत्पादकता उस पारिस्थितिकी तंत्र में उतना ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। जैव विविधता यानी जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा इस 3 श्रेणियों में जो सबसे पहले विभाजित किए थे 1960 में 1960 में, वो थे वीटेकर महोदय। वीटेकर महोदय ने जैव विविधता को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको 3 श्रेणियों में बांटा, अल्फा, बीटा और गामा श्रेणियों में बांट दिया। तो अगर आपसे पूछ दे कि जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा श्रेणियों में किसने बांटा, किसने विभाजित किया, याद रखिएगा वीटेकर महोदय ने किया। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति की विविधता को दर्शाता है, तो दोस्तों क्या है वो? अल्फा सूचकांक। यानी जो अल्फा सूचकांक है वो स्थानीय स्तर पर क्या करता है दोस्तों? जैव विविधता को मापता है या मापने का गणितीय सूचकांक है। अगर आपसे पूछ दे अल्फा सूचकांक के बारे में, तो याद रखिएगा ये गणितीय सूचकांक है जो क्या करता है? स्थानीय स्तर पर क्या करता है? जैव विविधता को मापने का प्रयास कर, जैव विविधता को मापता है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पे। अगला पॉइंट है दोस्तों बीटा सूचकांक। अभी आपने पढ़ा कि जो अल्फा सूचकांक है वो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता को मापता है या जैव विविधता को मापने का गणितीय सूचकांक है। जो बीटा सूचकांक है दोस्तों, याद रखिएगा स्थानीय एवं क्षेत्रीय, स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का जो अनुपात है उसको मापने का जो गणितीय सूचकांक है जैव विविधता को, वो कौन है? बीटा सूचकांक। तो बीटा सूचकांक अल्फा सूचकांक से थोड़ा बड़े क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। तीसरे पॉइंट पर आए दोस्तों, तो जैव विविधता का वो सूचकांक जो किसी भूदृश्य यानी लैंडस्केप को की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है, तो क्या है दोस्तों? गामा सूचकांक। जहां पर अल्फा सूचकांक आपको स्थानीय स्तर पे जो है क्या करता है? जैव विविधता को मापने का गणितीय सूचकांक है। बीटा सूचकांक स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पे क्या करता है? जैव विविधता के मापने का गणितीय सूचकांक है। वहीं दोस्तों जो गामा सूचकांक है थोड़ा सा विस्तृत रूप लेकर के जो भूदृश्य की जितने भी संपूर्ण क्या नाम है जैव विविधता है उसको मापने का जो गणितीय सूचकांक है वो कौन है? जिसकी जो उसके गणितीय सूचकांक या उसका जो मापन है जैव विविधता का जो मापन हम जिसके सूचकांक से करते हैं, किसका? जो भूदृश्य की संपूर्ण जैव विविधता को मापता है, क्या है? गामा सूचकांक। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हमने देख लिया। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का दूसरा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे इससे संबंधित जो भी आपने प्रश्न प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, इतना अगर 2 ही लेक्चर लिए होंगे तो आप जितने भी आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्वेश्चन आओगे मोस्टली आप कर चुके होंगे। चलिए इसी सीरीज में दोस्तों हम लोग कल फिर मिलते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको लेकर के। जय हिंद, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।